जय श्री कृष्णा। राधे राधे। तो मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद अभिमंत में। तो दोस्तों, हमने अब तक 3 पार्ट ख़त्म किए और मैं चाहूँगा कि ये जो पार्ट है वो आखिरी पार्ट हो और आप इस चैप्टर को पूरा पढ़ लें। ठीक है। तो हम दोस्तों कहाँ पे आ चुके थे? हम आ चुके थे हमारा जो फ्रंट पेज दिख रहा है हमें, सामाजिक भिन्नताओं का अवलोकन। देखो, सामाजिक भिन्नताओं का अवलोकन से पहले मैं तुम्हें कुछ बता दूं कि ये है क्या। देखो, सबसे पहले 1 मिनट रुको। देखो, जब मैं सामाजिक भिन्नताओं के अवलोकन की बात करूं तो इसका मतलब ये है कि वहाँ में जो सिंधु घाटी सभ्यता में समाज था, क्या था दोस्तों? समाज। यानी कि वहाँ का जो ऊंचा वर्ग, निचला वर्ग या जाति, राजा महाराजा, जो भी उनका समाज था उसमें कैसे भिन्नताएं थी, इसको हम देखेंगे। ठीक है। तो हम समाज के बारे में पढ़ेंगे कि वहाँ के सामाजिक समाज, यहाँ के जो समाज में रहने वाले लोग थे उनमें क्या भिन्नता थी। ठीक है। उसको हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। देखो, सबसे पहले मैं बात करूँ कि जो हम बात कर रहे हैं समाधान, किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों? सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है समाधान, क्या है? सामाजिक भिन्नताओं में सबसे फर्स्ट जो हम टॉपिक डालेंगे वो है समाधान। ये जो फर्स्ट है समाधान। और उसके बाद हम दूसरी बात करें, जो हमारा इसी में दूसरा टॉपिक होगा विलासिता की वस्तुओं की खोज। ठीक है। यानी ये 2 पॉइंट अगर आप नोट करोगे, अगर आप ये 2 पॉइंट नोट कर दोगे तो आपको लगभग 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा और आपको 6 मार्क्स दोनों पे मिलेंगे। वो क्वेश्चन ये आएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों में सामाजिक भिन्नताओं का अवलोकन करें तथा उनकी सामाजिक भिन्नताओं को स्पष्ट करें। ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा और आप उसको आसानी से बता सकते हो। ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे समाधान। देखो, समाधान क्या होते थे? सबसे पहले हम किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों? समाधान की। देखो, समाधान क्या होते थे, इसको समझो पहले। देखो, समाधान का मतलब होता था जो मृत व्यक्ति होते थे उन्हें धरती में, मतलब भूमि के अंदर एक गड्ढा किया जाता था। फिर गड्ढा करने के बाद वहाँ नीचे चारों तरफ ईंटों की चिनाई की जाती थी। चिनाई करने के बाद उस मृत शव को दफनाया जाता था और उस मृत शव के साथ बहुत सारे कुछ मृत भांड, बर्तन, ये ऐसे कुछ बर्तन या आभूषण वगैरह डाल दिए जाते थे। तो उनकी कुछ मान्यताएं रही होंगी। ठीक है। और कई बार तो हमें बहुत सी मन के आभूषण वगैरह इनके साथ मिले हैं। ठीक है। तो समाधान का मतलब दोस्तों मैंने समझा दिया है कि मृत व्यक्ति को ज़मीन में गड्ढा करके, फिर गड्ढा करने के बाद ईंटों से चिनाई की जाती थी। चिनाई करने के बाद उसको एक बड़े पत्थर से ढक दिया, सबको उसमें मतलब दफना कर एक बड़े पत्थर से ढक दिया जाता था और उसे मिट्टी में दाब दिया जाता था। तो वो क्या होता था? समाधान। और उस समाधान के अंतर्गत बहुत सारे आभूषण, मन के अस्थियाँ और पदार्थ या बर्तन भांड वगैरह भी रखे दिए जाते थे। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। चलो, देखो, हमने इतनी बात कर ली समाधानों के बारे में। तो अब हम बात करेंगे, एक मिनट में इसको मिटा देता हूँ ताकि आपको अच्छी तरीके से मैं समझा सकूँ। ठीक है। देखो, जब इसमें आप पढ़ोगे तो केवल आपको ये पढ़ना है कि समाधान क्या होते हैं और इनका कैसे यूज हुआ, और सबसे पहले समाधान कहाँ पे प्राप्त हुए और सबसे बड़ा समाधान कहाँ पे मिला। ठीक है। तो देखो दोस्तों, हम कलर दूसरा चेंज कर लेते हैं। ठीक है। ये देखो, समाधान। देखो, समाधान का मतलब मैंने आपको समझा दिया है क्या है। समाधान का मतलब है एक गड्ढा खोदा जाता है। गड्ढा खोदने के बाद उसमें ईंटों की चिनाई की जाएगी। चिनाई करने के बाद सबको उसमें दफनाया जाएगा। दफनाने के बाद कुछ आभूषण या मन के या फिर कुछ औजार या बर्तन कुछ रख दिया जाता था उनकी मान्यता के अनुसार। फिर उसको एक बड़े पत्थर से दाब दिया जाता था। दाबने के बाद फिर उसे पुनः मिट्टी से रौंद दिया जाता था, मतलब उसको बंद कर दिया जाता था। ठीक है, समझ में आ रहा है दोस्तों? ये था।
ठीक है। तो वहाँ पे समाधानों के साक्ष्य मिले। सामाजिक भिन्नताओं को पहचानने की सबसे प्रमुख जो विधि है, सबसे फर्स्ट विधि है, वो है समाधान। ठीक है। तो पुरातत्व यह जानने के लिए क्या किसी संस्कृति विशेष के लोगों में सामाजिक तथा आर्थिक भिन्नता थी, सामान्य कई विधियों का प्रयोग करते हैं। उनमें से सबसे नंबर 1 पे कौन सी विधि है? समाधान। कौन सी विधि है दोस्तों? नंबर 1 पे समाधान। ठीक है। यानी ठीक है, इन्हीं विधियों में से एक समाधानों का अध्ययन है। आप संभवतः मिस्र के विशाल पिरामिडों, जिनमें से कुछ हड़प्पा तथा समकालीन थे, से परिचित हैं। इनमें से कई पिरामिड राज की समाधान थे। यहाँ बहुत बड़ी मात्रा में धन संपत्ति दफनाई गई थी। राजकीय समाधान मतलब, राजकीय मतलब राजा महाराजाओं के समाधान, यानी राजा महाराजाओं की जो कब्र थी, उनमें बहुत बड़ी संपत्तियों को उनके साथ दफनाया जाता था। ठीक है, उनके साथ एक बहुत बड़ी संपत्ति को दफनाया जाता था। ठीक है, ऐसे ही आगे बढ़ते हैं। देखो, मेरी एक एक बात को तुम सुनते रहना, क्योंकि आप जितना सुनोगे आपको उतना ही आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, हमें इस चैप्टर को केवल समझना है, और मैं बताऊँ इसमें कोई नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप अगर आसानी से समझ भी सकते हो तो पढ़ सकते हो। ठीक है, अब देखो हड़प्पा सभ्यता के समाधानों में क्या क्या मिला उसके बारे में पढ़ेंगे। इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि आपको आसानी से मिले। ठीक है, चलो देखो हड़प्पा स्थल से मिले समाधानों में आमतौर पर मृतकों को गर्तों में दफनाया जाता था, मतलब गड्ढे में। गर्त का मतलब क्या होता है दोस्तों? गड्ढे में दफनाया जाता था। ये थोड़ा कभी कभी समाधान गर्त की बनावट एक दूसरे से अलग अलग होती थी, मतलब कई बार गड्ढे की बनावट चौकोर होती थी, कई बार गोल भी पाए गए हैं, कई बार कुछ चतुर्भुज। ठीक है, या फिर कई बार वृत्त की आकार की भी मिली है, यानी कि उनके आकार डिफरेंट वेराइटी के होते थे। ठीक है, कुछ स्थानों पर गर्त की ईंटों से चिनाई की गई थी, मतलब पहले गड्ढे खोदा जाता था, फिर उसके बाद ईंटों से चिनाई की जाती थी। ठीक है, यह विधियां सामाजिक भिन्नताओं का संकेत करती हैं, यानी यह विधियां बताती हैं कि वहाँ के लोगों में सामाजिक भिन्नता कैसी थी। यानी हड़प्पा सभ्यता के लोग जैसी उनकी हैसियत थी, उसके हिसाब से गड्ढे खोदते थे, उसके हिसाब से चिनाई करते थे, और उसी के हिसाब से आभूषण, पत्थर, मनके या फिर जो मूल्यवान वस्तु थी उनमें रखते थे। ठीक है, फिर उसको दबा देते, उनकी कुछ मान्यता थी। अब देखो कुछ उदाहरण पढ़ेंगे हम कि कौन से समाधान हमें प्राप्त हुए हैं। देखो समाधान का मतलब मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो देखो कुछ कब्रों में मृतभांड तथा आभूषण मिले। मैंने जैसा बताया था कि इनमें क्या रखे जाते थे? मृतभांड। मृतभांड का मतलब मिट्टी के बर्तन क्या होते हैं? कुछ मृतभांड रखे जाते थे या फिर आभूषण। ठीक है, जो एक ऐसी मान्यता की ओर संकेत करते हैं जिसके अनुसार इन वस्तुओं का मृत्युपरांत यानी मृत्यु के बाद कुछ प्रयोग होता होगा, यानी उन्हें आत्मा की शांति के लिए, या फिर कुछ और भी हो सकता है। ठीक है, पुरुषों और महिलाओं दोनों के समाधानों में आभूषण मिले हैं। क्या मिले हैं? यानी पुरुष की कब्र में और महिलाओं की कब्र में आभूषण मिले हैं। देखो एक उदाहरण भी मिलता है कि एक उदाहरण भी है जिसके अकॉर्डिंग एक मिनट कलर चेंज कर लेते हैं। एक उदाहरण है, हमें कुछ समाधान प्राप्त हुए हैं, उसमें से 1980 के दशक के मध्य में हड़प्पा के कब्रिस्तान में हुए उत्खननों में एक पुरुष की खोपड़ी के समय संघ के 3 छल्लों, जैस्पर के मनके तथा सैकड़ों की संख्या में सूक्ष्म मनकों से बना एक आभूषण मिला था। कहीं कहीं पर मृतकों की दर्पणों के साथ दफनाया गया था। यानी ये दर्पण क्या दिख रहा है दोस्तों? ये दर्पण है, आपको ये चित्र में दिख रहा है, ये दर्पण है। क्या है? दर्पण। ठीक है, परंतु कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि हड़प्पा सभ्यता के निवासी मृतकों के साथ बहुमूल्य वस्तु दफनाने में विश्वास नहीं, यानी कि ये हड़प्पा सभ्यता के अधिकांश जो निवासी थे, क्योंकि जो कुछ ही कब्र पाई गई हैं जिनमें कुछ बहुमूल्य वस्तु यानी बहुत ज़्यादा कीमती वस्तु पाई गई हैं, लेकिन अधिकांश जो पाए गए हैं उनमें सामान्य तौर पर मृतमांड या मन के छोटे मोटे आभूषण ही पाए गए हैं। यानी कि यहाँ के लोगों की मान्यता ऐसी नहीं थी कि कुछ बहुमूल्य वस्तु को इनके साथ दफनाया है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हमने क्या पढ़ा दोस्तों? इसमें हमने सबसे पहले पढ़ा सामाजिक भिन्नताओं को पहचानने की नंबर 1 विधि। नंबर जो पहली विधि है क्या है दोस्तों? समाधान। क्या है? समाधान। सबसे पहले बात की समाधान का मतलब समझो, मैं अब एकदम शॉर्ट से समझा। समाधान का मतलब होता है कि मिट्टी के अंतर्गत गड्ढा करके फिर उसको ईंटों से चिना जाता था। चिनाई करने के बाद उसमें शव को दफनाया जाता था। कुछ पत्थर, आभूषण, मनके या फिर मृतमांड वगैरह रखे जाते थे, उसको पत्थर से ढक दिया जाता था। ढकने के बाद उसको मिट्टी से दाब दिया जाता था। तथा यह सामाजिक भिन्नता को दर्शाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर देखो कुछ मृतमांड 1980 के दशक में हड़प्पा के स्थलों से किए गए उत्खननों में कुछ मन के आभूषण वगैरह देखने को मिले, लेकिन यहाँ के लोगों की ज़्यादा जो बहुमूल्य वस्तु दफनाने की मान्यता नहीं थी। समझ में आ गया दोस्तों? चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है,
अब देखो दूसरा सामाजिक भिन्नता को पहचानने की दूसरी विधि है। पहली विधि कौन सी थी? समाधान। और जो दूसरी विधि है अवय विलासिता की वस्तुओं की खोज। देखो विलासिता का मतलब होता है कि ऐसी वस्तु, देखो विलासिता का मतलब होता है विलासिता का मतलब होता है कि ऐसी वस्तु जो देखो यहाँ से समझो, जैसे कि मान लिया जाए कि आप दिल्ली में रहते हो, ठीक है, और आप जयपुर में कोई सामान खरीदते हैं, ठीक है। जयपुर में आप कोई सामान खरीदते हैं, जैसे आप दिल्ली में रहते हो, आप घूमने के लिए जयपुर आए, ठीक है। तो आपने जयपुर से मान लिया जाए कोई इस प्रकार का बर्तन खरीदा, लेकिन उसकी जो मिट्टी है वो जयपुर की नहीं है। यानी इस बर्तन को बनाने में जो मिट्टी लगी है वो जयपुर की नहीं है, लेकिन ख़रीदा आप कहाँ से रहे हो? जयपुर से। इसका मतलब ये है कि इस मिट्टी को कहीं दूसरी जगह से लाया गया है। यानी मान लिया जाए इसको लखनऊ से लाया गया है। कहाँ से लाया गया है? लखनऊ से लाया गया है। अब इस मिट्टी को लाया गया लखनऊ से जयपुर, जयपुर में इसका बर्तन बनाया गया। बर्तन बनाने के बाद इसको कहाँ ले जाया गया? दिल्ली, ठीक है। और दिल्ली से भी यह कहीं और भी जा सकता है। तो इससे यह पता चलता है कि ये वस्तु विलासिता मतलब ये काफ़ी लंबी पहुँच को बताती है। यानी ये वस्तु मिट्टी कहीं से मिली, बनाया कहीं पे और पहुँचाया कहीं पे। इसका मतलब ये है कि ये मिट्टी कहीं की थी, बनाई कहीं पे और व्यापार कहीं और पे किया गया, ठीक है। तो विलासिता के मतलब यह व्यापार को दर्शाती है कि वहाँ के लोग सामाजिक दूसरे लोगों के समाज से, दूसरे जो क्षेत्र थे या फिर दूसरे देशों के लोगों से किस प्रकार जुड़े हुए थे, ठीक है। आ गया समझ में दोस्तों? चलो अब हम आगे इसको थोड़ा मिटा लेता हूँ काफ़ी ऐसी पुरावस्तु सामाजिक भिन्नताओं को पहचानने की अन्य विधि है ऐसी पुरावस्तुओं का अध्ययन जिन्हें पुरातत्व मोटे तौर पर उपयोगी तथा विलास की वस्तुओं वर्णित करते हैं। यानी कुछ ऐसी वस्तु जिनका रोज उपयोग करते हैं रोजमर्रा के कामों में, और या फिर कुछ ऐसे काम वस्तुएं जिन्हें विलासिता का मैंने मतलब बता दिया, जो रेयर मिट्टी कहीं की हो और बने कहीं पे और उसका व्यापार कहीं पे हो, ठीक है, उसे हम विलासिता की वस्तु में शामिल कर दें। पहले वर्ग में रोजमर्रा के उपयोग में वस्तुएं सम्मिलित हैं जिन्हें पत्थर अथवा मिट्टी जैसे सामान्य पत्थरों से आसानी से बनाया जा सकता है। इनमें चक्कियाँ, मृतमान, सुइयाँ, झामा आदि शामिल हैं। ये सामान्य जो घर की वस्तुएं यानी रोजमर्रा की, ये जो रोजमर्रा वाली हैं, ये तो इनमें चक्कियाँ, मृतमान, सुइयाँ, झामा शामिल है, ठीक है। ये वस्तु सामान्य रूप से वस्तुओं में सर्वत्र मतलब बहुत ज़्यादा पाई गई हैं, अधिक, ठीक है। सर्वत्र मतलब यह वस्तु अधिक पाई गई हैं, ठीक है। पुरातत्व उन वस्तुओं को कीमती मानते हैं, यानी जो पुरातत्वविद हैं उन वस्तुओं को कीमती मानते हैं जो दुर्लभ हों और अथवा महंगी। यानी कि दुर्लभ मतलब जो कम प्राप्त हुई हैं, और जो प्राप्त हुई हैं यानी ये बर्तन है ये प्राप्त हुए वो वहाँ की मिट्टी से नहीं बना हो, यानी हड़प्पा की मिट्टी से नहीं बना हो, ठीक है। समझ में आ रहा है? स्थानीय स्तर पर अनुपलब्ध पदार्थों से, यानी कि जिस स्थान पर बनी हुई हैं उस स्थान से पदार्थ नहीं मिले हों, उसको बनाने के लिए कहीं दूर से लाए गए, ठीक है, अथवा जटिल तकनीकों से बनी हो। इस प्रकार फ्योन्स, सबसे पहले हम इस फ्योन्स पात्र, ये जो पात्र की बात कर रहे हैं वो क्या है दोस्तों? ये है फ्योन्स। क्या है ये? फ्योन्स मिट्टी से बना हुआ पात्र है। क्या है? एक फ्योन्स मिट्टी है जो हड़प्पा सभ्यता में नहीं पाई जाती है। देखो सबसे पहले बात करें, इस प्रकार फ्योन्स अथवा बालू तथा रंग के चिपचिपे पदार्थ मिश्रण से पकाकर बनाए गए पदार्थ के छोटे पास की विधि माने जाते। यानी फ्योन्स ये मिट्टी होती है, फ्योन्स या इससे बने हुए पात्र अधिक महंगे तथा कीमती माने जाते थे, क्योंकि ये जो मिट्टी बनने के लिए आती थी वो काफ़ी लंबी दूरी से आती थी, ठीक है। ये हड़प्पा में कम प्राप्त होती थी, ठीक है। हड़प्पा यानी अन्य देशों से कह सकते हो या फिर अन्य दूसरी जगह से, क्योंकि ये भारत क्योंकि हड़प्पा में तो ऐसी मिट्टी देखने को नहीं मिली, तो फिर ये जो बस ये जो पात्र बना हुआ है तो कहाँ से मिट्टी लाई गई होगी जो ये बना होगा, ठीक है। ये हमारा जो फर्स्ट पेज खत्म होता है, देन हम सेकंड पेज पे करते हैं। इसको भी थोड़ा पढ़ लेते हैं। संचय, ये परिभाषा आती है। संचय शब्द लोगों द्वारा, इसको पढ़ लेना। संचय लोगों द्वारा सावधानी पूर्वक
पात्रों जैसे घड़ी में रखी गई वस्तुओं के लिए प्रयुक्त किया गया, जैसे संचय आभूषणों को हो सकते हैं अथवा धातुकर्मी द्वारा पुनः उपयोग में लिए। ठीक है, इसको पढ़ लेना। इसका मतलब संचय का मतलब ये है कि लोग क्या करते थे, एक घड़ा लेते थे, उसको बनाकर अच्छे पकाकर और उसमें आभूषण वगैरह रखकर धरती में उसको संचय कर देते थे, मतलब उसको जमा कर देते थे। आज के समय में जो खजाना प्राप्त होता है वो संचय के रूप में ही प्राप्त होता है। ठीक है, समझ में आ गया। चलो, ये संचय वगैरह भी पढ़ लेना। ये सेम है, फिर इसको भी पढ़ लेना। विलासिता की वस्तुओं की स्थिति तब अधिक जटिल हो जाती है। रोजमर्रा के प्रयोग की जैसी तकलियाँ फ्योन जैसी दुर्लभ पदार्थ से बनी मिलती हैं, क्या इनका वर्गीकरण उपयोगिता विलासी वस्तुओं के रूप में किया करें। इसका मतलब देखो, रोजमर्रा के प्रयोगों में जो वस्तु यहाँ रोजमर्रा के लिए थाली कटोरी वगैरह यूज होती हैं, वो भी अगर फ्योन से प्राप्त हो जाए तो इससे पता चलता है कि ये पदार्थ फिर यहाँ मिट्टी इतनी ज़्यादा कहाँ से लाई जाती होगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते फास्ट। देखो स्क्रीन टप हो जाता है, पर कोई दिक्कत नहीं है, तुम पढ़ने की कोशिश करो। ठीक है, मेरी स्क्रीन पे या मोबाइल पर देखने की ज़्यादा मतलब वो मना करें, क्योंकि मैं एक फ़ोन से ही वीडियो कोड बनाता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप उस वीडियो को समझें, मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं ये भी आपसे ज़बरदस्ती नहीं कर रहा हूँ आप मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ठीक है, आप बस देखें। ठीक है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है कि आप मुझे, क्योंकि आप जब भी सब्सक्राइब करते हो तो इसका मतलब ये है कि आप नेक्स्ट वीडियो या फिर आने वाली जो वीडियो हो उनको देखना चाहते हो। अगर आपको इंटरेस्ट है तो देखो, और वैसे आपकी मर्जी है। ठीक है, पर आप एक बार मैं चाहूँगा कि सही तरीके से समझें, क्योंकि मैं नोट्स नहीं कराता हूँ, मैं नोट्स के ख़िलाफ़ हूँ। ठीक है, मैंने कभी भी नोट्स नहीं बनाए और ना ही बनाऊँगा आगे, क्योंकि ये मुझे लगता है कि इन जो विषय हैं इनमें नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ईजी विषय हैं। अगर मैं बात करूँ, अगर आप बात करूँ, आप समझ रहे होंगे कि मैं जो पढ़ता था, देखो मुझे मैं सेकंड ईयर कर रहा हूँ, बीए सेकंड ईयर। तो जब मैंने इन विषयों को पढ़ा तो काफ़ी इजी तरीके से पढ़ लिया था, मुझे कोई दिक्कत नहीं आई। ठीक है, मेरे जो इस सब्जेक्ट को पढ़ा रहा हूँ हिस्ट्री, इसमें मेरे 95 मार्क्स थे। ठीक है, और ज्योग्राफी में 99, पॉलिटिकल में मेरे थे 97। देखो मैं चाहूँगा अगर इस पर लाइक व्यूवर्स आए तो मैं अपनी मार्कशीट है वो आपको शो करूँगा। ठीक है, तो आप चिंता ना करें, मैं आपको बेहतर से बेहतर पढ़ाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, चलो इन परिभाषाओं को एक बार भी पढ़ लेना, क्योंकि ये एक एक नंबर के क्वेश्चन में से आ जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब है शिल्प उत्पादन के लिए विषय में जानकारी, यानी कि वहाँ पर जो शिल्प यानी मृतवाण मूर्तियाँ या फिर कह सकते हैं मन के धातु बनाई जाती थी, उनकी जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है। ठीक है दोस्तों, अब उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। देखो एक क्वेश्चन ये है, ध्यान रखना यहाँ पे, कि मनकों के निर्माण में प्रयुक्त पदार्थों की विविधता उल्लेखनीय है। यानी मन के किससे बनाए जाते थे, इनमें कार्निलियन, जैस्पर, स्फटिक, क्वार्ट्ज तथा सेलगढ़ी जैसे पत्थर, तांबा, कांसा तथा सोने जैसी धातुएं, शंख, फ्योस और पक्की मिट्टी सभी प्रयोग मन के द्वारा प्रयोग होता था। यानी मन के इनसे बनाए जाते थे। ये 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा कि मन के किससे बनते हैं। ठीक है, तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन आपका यहाँ पर पूरा होता है। आयत में जोड़कर बनाए जाते थे तथा कुछ मन के 2 या 2 से अधिक पत्थरों आयत से जोड़कर बनाए जाते थे। कुछ सोने के टोप वाले पत्थर के होते थे, इनके कई आकार होते थे, जैसे चक्राकार, बेलनाकार, गोलाकार, ढोलाकार, खंडित कुछ। ठीक है, जैसे कि अगर क्वेश्चन अगर 2 नंबर का आ रहा है किस से बनाए जाते हैं, तो उन जो पदार्थ हैं उनके नाम लिख देना। लेकिन अगर वो पूछे मन के निर्माण में प्रयुक्त सामग्री तथा कैसे बनाए जाते थे, तो आप पूरा 3 नंबर का भी क्वेश्चन आप कर सकते हो। देखो मैं तुम्हें बता दूं, आपको मैंने ऊपर नहीं बता पाया कि जो चुनो दौड़ो है, क्या है चुनो दौड़ो, यह मोहनजोदाड़ो से लगभग मतलब बहुत छोटा है। ठीक है, यानी कि मोहनजोदाड़ो 125 हेक्टेयर का है, तो ये 7 हेक्टेयर का है। ठीक है, लगभग पूरी तरह से शिल्प उत्पादन से संलग्न थी। यानी कि यहाँ पर जो 7 हेक्टेयर की टोटल भूमि है, यहाँ पर शिल्प उत्पादन के साथ मिलते हैं। मोहरे, मनके, आभूषण और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मिलने के साथ मिलते हैं। अब देखो ये साक्ष्य कैसे प्राप्त होते हैं। देखो साक्ष्य ऐसे होते हैं, जैसे कि मान लिया जाए इस सभ्यता की खोज की गई। ठीक है, तो यहाँ पर इनके जो बनाने के टुकड़े, छोटे छोटे टुकड़े प्राप्त हुए बहुत सारे। तो इससे पता चला यहाँ पर भट्टियाँ मिली बहुत ज़्यादा। इससे पता चला कि यहाँ पर कहीं ना कहीं पदार्थों का निर्माण किया जाता होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं।
ठीक है। वो क्वेश्चन जो मनके वाला क्वेश्चन था, उसमें देखो मनकों को क्वेश्चन का आगे कुछ मनके उत्कीर्ण चित्रकारी के माध्यम से सजाए गए और कुछ पर रेखांकित उकेरे गए थे। ठीक है, ठीक है दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं। मनके बनाने की तकनीकों में प्रत्येक पदार्थ को अनुसार भिन्नता थी, यानी कि मनके जो बनाने की विधि थी उनमें भिन्नता कैसे थी। देखो कुछ मनके सेलकड़ी से बनाए जाते थे। क्या बनाया जाता है? सेलकड़ी, जो बहुत मुलायम पत्थर पर आसानी से कार्य हो जाता था। कुछ मनके सेलकड़ी चूर्ण के लेप को सांचे में डालकर तैयार किए जाते थे। इससे ठोस पदार्थों में बनने वाले केवल ज्यामितीय आकारों के विपरीत कई विधियां आकारों में मनके बनाए जा सकते। सेलकड़ी एक सूक्ष्म मनके कैसे बनाए जाते थे, यह प्रश्न प्राचीन तकनीकों का अध्ययन करने वाले पुरातत्व के लिए एक पहेली बना हुआ है। यानी कि सेलकड़ी के द्वारा छोटे छोटे मनके कैसे बनाए जाते थे, ये आज तक भी उन्हें पता नहीं चल पाया है कि उनके लिए किस यंत्रों का यूज किया जाता था। ठीक है, पुरातत्व द्वारा किए गए प्रयोगों ने यह दर्शाया कि कार्नियल का लाल रंग, यानी देखो ये क्वेश्चन ये आता है कि कार्नियल का लाल रंग कैसे बनाया जाता था। ठीक है, तो क्वेश्चन ये आएगा कार्निलियन का लाल रंग कैसे होता था, तो उसमें आप बता देना। देखो कलर चेंज कर लेता हूँ। तो पुरातत्व द्वारा किए गए प्रयोगों ने यह दर्शाया कि कार्निलियन का लाल रंग पीले रंग के कच्चे माल तथा उत्पादन के विभिन्न मनकों को आग में पकाकर प्राप्त किया जाता था। पत्थर के पिंडों को पहले अपरिष्कृत आकारों में तोड़ा जाता था, यानी छोटे छोटे आकारों में तोड़ा जाता था। फिर बारीकी से सल्क निकालकर फिर उनमें से धीरे धीरे से छोटे छोटे यंत्रों से उनमें से मिट्टी निकालकर अंतिम रूप दिया जाता था। ठीक है, घिसाई, पॉलिश और उनमें छेद करने के साथ यह प्रक्रिया पूर्ण होती थी। चुनौदड़ो, लोथल, हाल ही में धौलावीरा में छेद करने के विशेष उपकरण मिले हैं। चुनौदड़ो, लोथल और धौलावीरा कहाँ पे है? गुजरात में। ठीक है, क्या मिले? यहाँ पर छेद करने के उपकरण मिले हैं। ठीक है, यदि आप मानचित्र में नागेश्वर तथा बालाकोट को चिन्हित करें तो पाएंगे कि ये दोनों बस्तियां समुद्र तट के समीप स्थित हैं। यह शंख से बनी वस्तु जिनमें चूड़ियाँ, करचियाँ तथा पच्चीकारी की वस्तु सम्मिलित है के निर्माण, एक मिनट इसको थोड़ा जूम करें, के विशिष्ट केंद्र थे। क्या थे? के विशिष्ट केंद्र थे। यहाँ पर माल दूसरी बस्तियों तक ले जाया जाता था। इसी प्रकार यह भी संभव है कि चुनौदड़ो और लोथल से तैयार माल मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा जैसे बड़े शहरों तक लाया जाता था। इससे क्या पता चलता है कि यहाँ पर जो व्यापारिक कार्य कि अन्य देशों से किया जाता था, क्योंकि जो लोथल और जो चुनौदड़ो है ये क्या थे? समुद्री तट पे लगे हुए थे। कहाँ पे लगे हुए थे? समुद्री तट पे। ठीक है, और बहुत सा, जैसे कि मैं बात करूं नागेश्वर और बालाकोट, किसकी बात कर रहा हूं? नागेश्वर और बालाकोट समुद्री तट से लगे थे, जिससे पता चलता है कि यह व्यापार कई देशों में किया जाता होगा। चूड़ियाँ, करचियाँ वगैरह शंख बनाई। बाकी आप पढ़ लेना। ठीक है, बाकी ईजी है। आप ये इसमें आप क्वेश्चन आप खुद बनाने की प्रैक्टिस किया करो। ठीक है, आप जैसा पढ़ोगे आपको आसानी से क्वेश्चन मिलते आएंगे। ठीक है, उत्पादन के केंद्रों की पहचान। देखो अब क्वेश्चन ये है कि उत्पादन के केंद्रों की पहचान कैसे की जाती है। ठीक है, देखो मैं सबसे पहले बता दूं आपको कि अगर क्वेश्चन आता है शिल्प उत्पादन के विषय में जानकारी, तो शिल्प उत्पादन के विषय में जानकारी एक तो नंबर 1 पे मनकों के साक्ष्य। ठीक है, फिर नंबर 2 पे मैंने बात की ये मनकों के बारे में जानकारी होगी। फिर नंबर 2 पे उत्पादन केंद्रों की पहचान। अब उत्पादन केंद्रों की पहचान कैसे की जाती है? ठीक है, यही इसका पॉइंट है। उत्पादन केंद्रों की पहचान करने के लिए इतिहासकार कई विधियों का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? कई विधियों का प्रयोग करते हैं। अब उन विधियों को हम पढ़ेंगे। ठीक है, देखो उत्पादन केंद्रों की पहचान में शिल्प उत्पादन केंद्रों की पहचान के लिए पुरातत्व सामान्यतः निम्नलिखित को ढूंढते हैं, यानी निम्नलिखित विधियों का प्रयोग करते हैं। देखो नंबर वन प्रस्तर पिंड, पूरे संकट और तामा ऐस के जैसा कच्चा माल, औजार, अपूर्ण वस्तुएं, त्याग दिया गया माल तथा कूड़ा करकट। यहाँ तक कि कूड़ा करकट शिल्प कार्य के सबसे अच्छे संकेतकों में से एक है। उदाहरण के लिए यदि वस्तुओं के निर्माण के लिए शंख अथवा पत्थर को काटा जाता है, इन पदार्थों को टुकड़े के रूप में उत्पादन के स्थानों पर फेंक दिए जाते थे। देखो इसका मतलब यह है कि शिल्प उत्पादन केंद्रों की पहचान कैसे करते थे। मतलब यहाँ पर शिल्प उत्पादन होता है, ये कैसे पता लगाया उन्होंने? तो वहाँ पर प्राप्त कूड़ा करकट, ठीक है, और बहुत सारे पत्थर, छोटे छोटे मनकों के टुकड़े, ये जो प्राप्त होते हैं, इनसे पता चला कि वहाँ पर सामान्यतः कहीं ना कहीं कभी ना कभी क्या किया गया होगा, इनको बनाया गया होगा। यानी ये शिल्प उत्पादन के केंद्र है। देखो यही तो बताना है हमें, यही तो मैं कह रहा हूँ आपसे कि उत्पादन केंद्रों की पहचान, यानी उत्पादन होता था उन केंद्रों की
पहचान यानी उत्पादन करने वाले केंद्रों की पहचान कैसे की जाती थी? तो उत्पादन केंद्रों की पहचान करने के लिए जैसे तामा, प्रस्तर पिंड मतलब टूटे हुए पिंड, ठीक है, प्रस्तर पिंड का मतलब टूटे हुए पिंड, पूरे संघ यानी पूरा जो संघ मिलता है, तामा अयस्क जैसा कच्चा माल, औजार, अपूर्ण वस्तु यानी पूरी नहीं बनी हुई वस्तु, त्याग दिया गया माल तथा कूड़ा करकट, ठीक है, यानी वस्तुओं का कूड़ा करकट, ठीक है। पीछे लौटा, ठीक है, यहाँ तक कि कूड़ा करकट कूड़ा करकट तो शिल्प उत्पादन के केंद्रों को पहचानने की एक अन्य बढ़िया विधि हो सकती है, ठीक है, समझ में आ गया। कभी कभी बड़े बेकार टुकड़ों को छोटे आकार की वस्तु बनाने के लिए प्रयोग किया जाता था, परंतु छोटे टुकड़ों को कार्यस्थल पर ही छोड़ दिया जाता था। ये टुकड़े इससे उस ओर संकेत करते हैं कि छोटे मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे बड़े शहरों में शिल्प उत्पादन का कार्य किया जाता था। क्लियर? तो क्वेश्चन ये आएगा, शिल्प उत्पादन के केंद्रों की पहचान कैसे की जाती थी? तो वहाँ पे जो प्राप्त छोटे छोटे टुकड़े हैं, प्रस्तर पिंड, पूरे संघ और कूड़ा करकट, यहाँ तक कि कूड़ा करकट सबसे अच्छा स्रोत हो सकता है। और कुछ पिंडों को बनाने के लिए, बड़े बड़े पदार्थों को बनाने के लिए छोटे छोटे टुकड़ों को वहीं छोड़ दिया जाता था। और उन छोटे टुकड़ों से भी पता चलता है कि वहाँ पर हड़प्पा मोहनजोदड़ो जैसे केंद्रों में शिल्प उत्पादन का कार्य किया जाता होगा, ठीक है। अब देखो, माल प्राप्त करने संबंधी जो विधियां हैं उनको भी पढ़ेंगे। अब ये एक नया टॉपिक आता है दोस्तों, और काफ़ी जल्दी बढ़ते आ रहे हैं। माल प्राप्त करने की सबसे बढ़िया विधि, जैसा कि स्पष्ट है कि शिल्प उत्पादन के लिए कई प्रकार के कच्चे माल प्रयोग में होते थे। हालांकि कुछ, जैसे कि मिट्टी स्थानीय स्थल पर उपलब्ध थी, यानी कि कुछ मिट्टी जो उपलब्ध थी और कुछ मिट्टी यहाँ पर उपलब्ध नहीं थी, लेकिन फिर भी तो उनका यूज हुआ ना। जैसे कि फ्यून्स जैसे पदार्थ बनाए थे, उनके लिए मिट्टी वहाँ पर थी नहीं, फिर भी कहीं कहीं से तो आई होगी। तो माल प्राप्त करने संबंधी नीतियों का मतलब ये है कि ये माल कहाँ से, कच्चा माल कहाँ से प्राप्त किया जाता था, तथा इन माल को बना भी लिया जाता तो कहाँ पर बेचा जाता था, कहाँ पर इसका व्यापार किया जाता था, ठीक है। अब सुनो, तो लकड़ी तथा धातु जैसे जलोढ़ मैदान से बाहर के क्षेत्रों से मंगाने पड़ते थे। बैलगाड़ी से मिट्टी से बने खिलौनों के प्रति संकेत करते हैं कि सामर्थ्य तथा लोगों के लिए स्थल मार्गों द्वारा परिवहन का महत्वपूर्ण साधन था। देखो, इससे पता चलता है कि बैलगाड़ी से पता चलता है कि सामान्यतः ये लोग सामान ढोने के लिए बैलगाड़ी का इस्तेमाल करते थे, और इनमें मिट्टी वगैरह कहीं दूसरे क्षेत्र से लाते होंगे और अपनी जिन वस्तुओं का निर्माण करते होंगे, ठीक है। उपमहाद्वीप तथा उसके आगे से आने वाला कच्चा माल, यानी उपमहाद्वीप जो एशिया महाद्वीप है, और एशिया महाद्वीप के बाद और भी महाद्वीप है, उनसे आप कुछ माल आता था, उसके साक्ष्य कैसे प्राप्त हुए हैं, और कल अन्य देशों से भी इनके जो सामान प्राप्त होता है कैसे मिला, ठीक है। आप इसमें इसी चीज़ को पढ़ोगे, आप एक बार इसको अच्छे तरीके से पढ़ने की कोशिश करना, ठीक है। तो देखो, हड़प्पा शिल्प उत्पादन हेतु माल प्राप्त करने के लिए कई तरीके अपनाते थे। देखो, क्या तरीके कौन कौन से अपनाते थे? तो नंबर 1 पे हम बात करें, उदाहरण के लिए उन्होंने नागेश्वर और बालाकोट में, जहाँ शंख का आसानी उपलब्ध था, बस्तियाँ स्थापित की। तो उन्होंने शंख जैसी वस्तु बनाने के लिए बस्तियाँ स्थापित की। ऐसे ही कुछ अन्य पुरास्थल सुदूर अफगानिस्तान में शोधी गई जो अत्यंत कीमती माने जाने वाले नीले रंग के पत्थर जैसे लाजवर्द मणि के सबसे अच्छे स्रोत के निकट स्थित था, तथा लोथल और कार्निलियन सेलकड़ी और धातु के स्रोत के निकट स्थित है। यानी ये जो नगर स्थित थे, वो यह नगर अपनी अपनी कच्चे माल के स्रोतों के निकट स्थित थे, यहाँ पर कच्चा माल उपलब्ध था जिस चीज़ को बनाने के लिए तो उपलब्ध थे, ठीक है। तो आप याद ये करना कि जो लाजवंत मणि है वो कहाँ पे पाया जाता है? लाजवंत मणि पाया जाता है नीले रंग के जो लाजवंत मणि है जो सोजूगई में, ठीक है। फिर लोथल में कार्निलियल सेल खड़ी, ठीक है। राजस्थान के उत्तरी गुजरात में धातु, ये सब पाए जाते हैं। ये नगर उनके समय विकसित है, ठीक है। कच्चा माल प्राप्त करने की एक अन्य नीति यानी दूसरी नीति ये थी कि राजस्थान के खेतड़ी अचल यानी खेतड़ी में तांबा सबसे ज़्यादा पाया था, तथा दक्षिणी भारत जैसे अन्य क्षेत्रों में अभियान भेजना। इन अभियानों से माध्यम से स्थानीय समुदायों के साथ संपर्क स्थापित किया जाता था। इन इलाकों से यदा कदा मिलने वाली हड़प्पाई पुरावस्तु इन संपर्कों की ओर संकेत करती है कि कहीं ना कहीं हड़प्पा सभ्यता से इन लोगों ने क्या लिया होगा, कुछ ना कुछ चीज़ें खरीदी होंगी, ठीक है। तो ये आप पढ़ लोगे। चलो, ना देरी करते हुए आगे बढ़ते हैं। देखो, मैं बता रहा था आपको बस्तियों के बारे में, तो इसको जूम करके पहले थोड़ा मैप को पढ़ा दूँ। तो देखो, तो मैं बता रहा था
आपको दिख रहा होगा लोथल, ये गुजरात में है। ये समीप किसके स्थित है? ये समीप स्थित है समुद्री तट के, यहाँ से व्यापार यहाँ पर किया जाता होगा, ठीक है। और हड़प्पा आपको दिख रहा है, ये काफ़ी बीच में है, ठीक है। और ये मेलुआ भी आपको दिख रहा है बीच में, लेकिन जो लोथल है वो काफ़ी समुद्री तट से है, तो ये ऐसा माना जाता है यहाँ से इस महाद्वीप पे व्यापार किया जाता होगा, या फिर यहाँ पर, या नीचे भी, ठीक है। चलो, देखो इसमें जो मेलुआ शब्द आया था, उसमें हमने मैप में जो मेलुआ पढ़ा था उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तीसरी शताब्दी से पूर्व दिनांकित मेसोपोटामिया के लोगों में मगान, जो संभवतः ओमान के लिए प्रयुक्त नाम था, नामक क्षेत्र से तांबे के आगमन के संदर्भ मिलते हैं। यहाँ रोचक बात यह भी है कि मेसोपोटामिया के स्थलों से मिले तांबे भी निकल के अंश मिले हैं। लंबी दूरी के संपर्कों की ओर संकेत करने पर अन्य पुरातत्व को, जैसे हड़प्पाई, मोहरे, बाट, पासेता, मन के शामिल है। इस संदर्भ में हमें यह भी देखना महत्वपूर्ण है कि मेसोपोटामिया के लेख दिलबोन, मकान तथा मेलुआ संभवतः हड़प्पाई क्षेत्र के लिए प्रयुक्त शब्द नामक क्षेत्रों से संपर्क की जानकारी मिली है। यानी कि संपर्क ये है कि एक क्षेत्र की जो वस्तु है वो दूसरे क्षेत्र से प्राप्त होती हैं, दूसरे क्षेत्र की वस्तु तीसरे क्षेत्र से प्राप्त होती है। इससे पता होता है कि कहीं ना कहीं इन क्षेत्रों में क्या रहा होगा, संपर्क रहा होगा, यानी व्यापार की चीज़ें एक दूसरे को आदान प्रदान की होगी, तो इससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं इनमें संपर्क रहा होगा। तो मेसोपोटामिया का यह मिथिक बताता है कि तुम्हारा पक्षी हाजा पक्षी हो, उसकी आवाज़ राजप्रसाद में सुनाई दे, ठीक है। ये यहाँ पर मिलती है, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया था कि जो कार्नेलियन, लाजबंद मणि, तांबा, सोना तथा भेद प्रकार की लकड़ियाँ हैं मेलुआ के विषय में। एक देखो जो मेलुआ है उसके विषय में एक मेसोपोटामिया मिथक ये बताता है कि तुम्हारा पक्षी हाजा पक्षी हो, इसकी आवाज़ राजप्रसाद में सुनाई दे, ठीक है। ये मेलुआ का विषय बताता है, ठीक है। यानी वहाँ पर कोई पत्थर वगैरह है वहाँ पे, तो कुछ अंकित है जिससे ये पता चलता है कि इसको आप पढ़ लेना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो एक क्षेत्र की वस्तु है, यानी ये है, तो ये मेसोपोटामिया का भाग हड़प्पा में पाया गया है, और हड़प्पा की कुछ चीज़ें हैं वो मेसोपोटामिया में पाई गई हैं, ठीक है। ये मिस्र की सभ्यता है मेसोपोटामिया, ठीक है दोस्तों। चलो, अब देखो ये सबसे अच्छा जो क्वेश्चन है, देखो अब तक हमने जितने भी पढ़े उन सब में जो सबसे बढ़िया क्वेश्चन मुझे लगता है वो है ये, वो है, इसको थोड़ा जूम, मोहर, ठीक है। तो मोहर क्या होती थी, मैंने बता दिया, सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए सामान को पैक बंद किया जाता था, और सामान को पैक बंद करने के उसको पहुंचाया जाता था, और मोहर से उसमें ठप्पा लगाया जाता था, ठीक है। जैसा मैंने बताया, जैसे कि आपका एक फॉर्म होता है, फॉर्म के बाद नीचे आपको एक मोहर लगाई जाती है किसी संस्था की, वहाँ पर एक फ़ोटो होता है। ऐसे ही वहाँ पर क्या होता था, पहले तो फ़ोटो वगैरह फॉर्म चलते नहीं थे, तो सामान को पैक करने के लिए मोहरों का यूज़ किया जाता था। अगर मोहर से ऐसी कुछ दिख रहा है आपको चित्र, इस सामान को पैक किया गया, फिर उसके बाद उसमें मोहर लगा दी, अगर इस सामान को खोला जाएगा तो मोहर के चिन्ह मिट जाएंगे। अगर मिट गए तो इससे क्या पता चलता है कि सामान के साथ छेड़छाड़ हुई है, ठीक है। तो मोहर इसलिए लगाई जाती थी ताकि सामान के साथ छेड़छाड़ ना हो, ठीक है। आप इसमें इसी को पढ़ोगे, आप इससे से पढ़ लेना, ठीक है। फिर एक रहस्यमय लिपि है, क्वेश्चन ये आएगा कि मोहरों तथा लिपि बांट के बारे में बताओ, तो ये बता देना, ठीक है। फिर एक रहस्यमय लिपि, यानी कि ये जो लिपि है उसमें जो जो लगभग अक्षर हैं वो 375 से लगभग 400 के बीच है, ठीक है। तो ऐसा प्रतीत होता है कि ये दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है, क्योंकि कुछ मोहरों पर चौड़ा अंतराल है और कुछ मोहरों पर क्या है, संकुचित है, जिससे पता चलता है कि यह लिपि इस साइड से लिखी जाती थी। जैसे कि हम बात करें, जैसे कि मैं अपना नाम लिखूँ अभिषेक, तो इस साइड से लिखूँगा, ना कि इस साइड से, ठीक है, समझ रहे हो। लेकिन अगर हम बड़ी बुक्सों को पढ़ें तो वो बता देंगे कि पहले तो इस साइड से लिखा जाता था, फिर इस साइड से, फिर इस साइड से, यानी कि ये लिपि दोनों तरफ से लिखी जाती थी अगर हम बड़ी बुक्सों को पढ़ें। पर यहाँ पर बताया गया है कि केवल इस लिपि को, ठीक है, ऐसे लिखा जाता था, इस साइड से इस साइड, ठीक है। तो मैंने बता दिया अधिकांश अभिलेख संक्षिप्त है, लेकिन सबसे लंबा अभिलेख 26 चिन्ह का मिला है, ठीक है। यह लिपि आज तक पढ़ी नहीं जा सकी, यानी अपठनीय लिपि है, ठीक है। विद्वान कोशिश कर रहे हैं इसको पढ़ने के लिए, लेकिन इसको पढ़ नहीं पाए हैं। यह लिपि सामान्यतः कहाँ पे, मोहरों पे, मनकों पे, आभूषणों पर लिखी देखने को मिलती है, इसको भी पढ़ लेना, ठीक है। अब इसको थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखो जो एक पुरोहित की मूर्ति मानी गई है, सो इसमें क्या बताया गया है, एक शॉल, मतलब एक चद्दर जैसे पदार्थ को ओढ़े हुए एक व्यक्ति के आदि मूर्तियों को बताया गया है, ठीक है।
तो देख सकते हो। सबसे अब हम बात करें बाट। देखो बाट का मतलब होता है तौलने के लिए जिनका बाट का मतलब होता है सामान्यतः तौलने के लिए जिनका यूज़ करते हैं, जैसे कि 200 ग्राम का बाट हो गया, ठीक है, 1 kg का बाट हो गया, तो जिनको तौलने के लिए यूज़ करते थे वो बाँट होते थे। तो पर लेकिन यहाँ पर जो बाँट प्राप्त हुए हैं वो इकाई के रूप में प्राप्त हुए हैं, ठीक है। विनिमय मतलब व्यापार के विनिमय का मतलब होता है व्यापार, आदान प्रदान, ठीक है। व्यापार विनिमय बाँटों की एक सूक्ष्म या प्रसिद्ध प्रणाली थी, यानी व्यापार करने के लिए एक अच्छी प्रणाली थी। सामान्यतः यह किससे बनाए जाते थे? चर्ट से। किससे बनाए जाते थे दोस्तों? चर्ट नामक पत्थर से बनाए जाते थे, ये ध्यान रखना। बनाए जाते थे आमतौर पे यह किसी तरह के निशान से रहित घनाकार होते थे, यानी कि यह इसमें कोई निशान नहीं होता था, ठीक है। इन बाँटों को निचले मानदंड दुधारी, यानी कि इनके जो निचले मानदंड होते थे दुधारी होते थे, ठीक है, जबकि ऊपरी मानदंड दशमलव प्रणाली की अनुसरण करते थे। छोटे बाँटों का प्रयोग संभवतः आभूषण और मनकों में तौलने के लिए किया था। देखो दुधारी का मतलब क्या है? देखो दुधारी का मतलब ये है कि जो, एक मिनट माफी जो, दुधारी का मतलब ये है कि एक जो माठ होगा वो 1 kg का होगा। कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। एक 1 kg का होगा, यानी कि 1 कोई इकाई, फिर एक 2 का होगा, फिर एक 4 का होगा, यानी 3 का नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि देखो एक 2 का हो गया, एक 1 का, 3 तो ये हो गया, तो एक फिर एक 4 का होगा, फिर एक 8 का होगा, एक 16 का, फिर 32 का, ऐसे ये इकाइयों में चलते थे। जैसे कि 1 का दुगना 2, 2 का दुगना 4, 4 का दुगना 8, 8 का दुगना 16, 16 का दुगना 32, 32 का दुगना फिर डॉट डॉट करते हुए 12, फिर 12 और 800 पर पहुंच जाते थे, ठीक है दोस्तों। ये समझ में आ गया? तो ये दुधारी होते थे, का मतलब एक दूसरे के दुगने होते थे। कभी भी ऐसा नहीं होता था कि 3 kg का हमें बाँट मिल जाए या 5 का मिल जाए, ऐसा नहीं होते थे। ऐसे पहले 1 का, फिर उसके बाद 2 का, फिर 4 का, फिर 8, फिर 16, फिर 32, फिर 64, फिर डॉट 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 करके हम ठीक है 12,800 पे पहुँच जाते थे, ठीक है दोस्तों। समझ में आ गया? इसको मिटा देता हूँ, काफ़ी मैंने इसको बिगाड़ दिया है पेज को। तो देखो मैं चाहता हूँ कि आप इसको अच्छी तरीके से समझो, ठीक है। आप रटो मत, चीज़ों को जितना रटोगे उतना ही आप भूलोगे, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप रटो, नोट्स खुद ही बनाना सीखो, अपने आप खुद लिखो, खुद ही बनाओ नोट्स, ठीक है। आप जितना खुद अपने हिसाब से बनाओगे नोट्स उतना ही सही है। वैसे आपको नोट्स में रुचि है, आप शॉर्ट चीज़ पढ़ना चाहते हो तो आप कमेंट कर सकते हो। मैं शॉर्ट भी पढ़ा सकता हूँ और आपको अच्छी तरीके से नोट्स भी बना के बता सकता हूँ, ठीक है। तो आपको कैसा पढ़ना पसंद है आप कमेंट करना, और ये कतई भी कोशिश ना करना कि मैं मुझ पे पढ़ाना नहीं आता है, ठीक। मैं बहुत ही अच्छा पढ़ाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। अब मैं बात करूँगा जो प्राचीन सभ्यता। देखो इसको कुछ फास्ट पढ़ा रहा हूँ चैप्टर को, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए इसको। प्राचीन प्राचीन सत्ता हड़प्पाई समय में जटिल फैसले लेने और क्रियान्वित करने के संकेत मिलते हैं। यानी कि एक बात बताओ, ये संकेत कैसे मिलते हैं? इतनी बड़ी सभ्यता जिसमें घर एक जैसे मतलब एक जैसे घर, लगभग 90 डिग्री की सड़कें, क्या कोई अकेला व्यक्ति, क्या सभी व्यक्ति ऐसे फैसले ले सकते हैं? नहीं, किसी व्यक्ति ने कोई फैसला लिया होगा, इसके बाद ही तो ये सारे मकान बने होंगे एक जैसे, गलियाँ किसी एक व्यक्ति के फैसले पर। तो इससे प्रतीत होता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर राजा हुआ करते होंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन है कि प्राचीन सत्ता के बारे में स्पष्ट करो कि वहाँ पर राजा होंगे थे या नहीं, ठीक है। तो देखो उदाहरण के लिए हड़प्पाई पुरावस्तु का साधारण एक रूपता लें, जैसा कि मृतभांड, मोहरों, बाँटों तथा ईंटों से स्पष्ट है, ठीक है। इनसे स्पष्ट होता है कि सामान्यतः इनके प्रयोग करने के लिए कोई तो व्यक्ति होगा जो इनकी अनुमति देने वाला होगा, ठीक है। महत्वपूर्ण बात यह है कि ईंट जिनका उत्पादन स्पष्ट रूप से किसी एक केंद्र पर नहीं होता था, जम्मू से गुजरात तक पूरे क्षेत्र में समान अनुपात की थी। समान अनुपात मतलब 1:2:3 अनुपात। आकार में मैंने अंतर अलग बताया था, ठीक है। अलग अलग कारणों से बस्तियां विशेष स्थानों से आवश्यकता अनुसार स्थापित की गई। इससे अतिरिक्त ईंटें बनाने में विशाल दीवारों तथा चबूतरों के निर्माण के लिए श्रम संगठित किया गया था। इन सभी क्रियाकलापों से कौन संगठित करता था, यानी इन गतिविधियों को चलाने वाला कौन था? यानी एक ही अनुपात की पूरी सभ्यता में ईंट हो, मतलब लगभग 1500 केंद्र हैं, उनमें एक ही अनुपात की ईंट है, यानी एक जैसे नगर हैं, 90 डिग्री की सड़कें हैं, ठीक है। सभी लोग नालियों का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। एक बड़े बड़े मैदान भी छोड़े हुए हैं। तो कोई ऐसा व्यक्ति तो होगा जो कुछ ऐसे फैसले लेता होगा जिसके अकॉर्डिंग सारे मकान, घर और आभूषण बनाए जाते होंगे, और कुछ बस्तियां ऐसी जगह बसाई गई जहाँ पर वैसे जो चीज़ें उपलब्ध थी। तो कोई व्यक्ति तो ऐसा होगा जिसने निर्णय लिया होगा कि वहाँ पर ये बस्ती बसनी चाहिए, ठीक है। तो इससे पता चलता है कि वहाँ पर कोई ना कोई सत्ता होगी, ठीक है।
नियोजित बस्तियों के साथ ईंटों के आकार और निश्चित अनुपात। देखो ये क्वेश्चन आ गया। नियोजित मतलब एक इस बढ़िया मतलब एक सुव्यवस्थित बस्ती से पता चलता है। आकार, निश्चित अनुपात तथा बस्तियों के कच्चे माल के स्रोत के समीप स्थापित होने से स्पष्ट होता है कि सभी अभी तक स्थिति में अंतिम परिकल्पना सबसे युक्ति का संगत प्रतीत होता है। देखो सबसे नंबर 1 परिकल्पना क्या थी कि वहाँ पर जो ईंट वगैरह पाई गई अनुपात एक ही समान की थी। ठीक है। दूसरी परिकल्पना ये है कि यहाँ जो बस्तियाँ थी, जो नियोजित बस्तियाँ बसी हुई थी, ईंटों का आकार, निश्चित अनुपात तथा बस्तियों के कच्चे माल के स्रोतों के समीप स्थापित होना, ये सब क्या बताता है कि सामान्यतः वहाँ पर कोई फैसले लेने वाला कोई शासक रहा होगा। अब देखो सभ्यता का अंत कैसे हुआ, इसमें आप स्वयं पढ़ लेना। और मैं आपको बता दूं सभ्यता के अंत के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी किसी भी व्यक्ति ने नहीं, किसी भी पुरातत्वविद ने नहीं दी है। लेकिन ऐसा माना गया है कि लगभग 1800 ईसा पूर्व से चौलिस्तान में जैसे क्षेत्रों में अधिकांश विकसित हड़प्पा स्थलों को त्याग दिया गया था। इसके साथ ही गुजरात, हरियाणा तथा पश्चिम उत्तर प्रदेश की नई बस्तियों में आबादी बढ़ने लगी थी। क्यों? मतलब हड़प्पा के स्थलों को तो त्यागा जा रहा था। अब उत्तर प्रदेश यहाँ तक भारत के जो पश्चिम भाग से पूर्व की ओर बस्तियाँ बढ़ रही थी। तो ऐसा किस लिए था? वो पिछली बस्तियों को क्यों छोड़ रहे थे? यानी कि बस्तियाँ यहाँ पर बसी हुई हैं, यहाँ से इस साइड बस्तियाँ बढ़ रही थी, ये बस्तियाँ त्याग दी जा रही थी। क्यों? तो ऐसा माना जाता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर भूकंप आया हो सकता है। या तो भूकंप आया होगा, या बाहरी आक्रमण, या फिर कोई प्राकृतिक आपदा, नदियों का सूख जाना, सिंधु नदी का सूख जाना, कुछ कारण हो सकते हैं जिसके बारे में आपको संभवतः आंसर देना है। ऐसा नहीं देना है पर्टिकुलरली ऐसा हुआ होगा, संभवतः ऐसा हुआ जिसके कारण बस्तियाँ खाली हो गई। और आप इसको पढ़ लेना अच्छी तरीके से। वैसा इसमें कुछ है नहीं ऐसा कुछ खास। आप इसको पढ़ोगे तो आसानी से इसको पढ़ के आप स्वयं भी आंसर दे सकते हो। इसका आंसर आपको सही माना जाएगा। ठीक है, संभवतः। ठीक है, चैप्टर को आगे बढ़ते हैं। देखो एक आक्रमण के साक्ष्य। देखो आक्रमण के बारे में एक साक्ष्य है। आप इसको जब पढ़ोगे तो एक दो इतिहासकार हैं जिन्होंने इस कुछ चित्र पाए गए हैं हड़प्पा सभ्यता से, जिसमें आक्रमण के चित्रों को बताया गया है, उसको पढ़ा गया है। तो आप इसको पढ़ोगे तो उसमें बताया गया है। ठीक है, आप इसको किताब से जब पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन ये वास्तविक बात नहीं है, कुछ और भी कारण हो सकते हैं। ठीक है, अब देखो हड़प्पा सभ्यता की खोज कैसी हुई उसके बारे में बताया गया है। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज के बारे में बता दूं आपको दोस्तों। सब धीरे धीरे बता। हड़प्पा इस सभ्यता के विभिन्न पहलुओं के विषय संदर्भ से किस प्रकार के पुरातत्व के भौतिक अवशेष प्राप्त, सॉरी यार जल्दी हो रहा है, चलो। अब तक हमने हड़प्पा सभ्यता के विभिन्न पहलुओं का विश्लेषण इस संदर्भ में किया है कि किस प्रकार पुरातत्वविदों ने भौतिक अवशेषों से प्राप्त साक्ष्यों के माध्यम से एक आकर्षक इतिहास के अलग अलग अंशों को साथ जोड़ा है। देखो इतिहास के मतलब अलग अलग अंशों को मतलब अलग अलग क्षेत्रों को एक साथ जोड़ा है कि यह सिंधु घाटी सभ्यता के भाग थे। यानी कि कहीं बस्तियां हमें हरियाणा की बस्तियां, हरियाणा से जो बस्ती प्राप्त हुई है, राजस्थान से कालीबंगा जैसी बस्ती प्राप्त हुई है, फिर पाकिस्तान में हमें बस्ती प्राप्त हुई है। उन बस्तियों को एक सभ्यता से जोड़ने के लिए हमें क्या मिले हैं? पत्थर, आभूषण, मनके या बहुत से पदार्थ हैं जो एक दूसरे से संबंध रखते हैं। तो इससे क्या पता चलता है कि ये बस्तियाँ एक ही थी। ठीक है, लेकिन अब तक हम इनके बारे में पढ़ रहे थे। लेकिन एक और कहानी भी है कि किस प्रकार पुरातत्वविदों ने सभ्यता की खोज की। ठीक है, जब हड़प्पा सभ्यता के शहर नष्ट हो गए तो लोग धीरे धीरे उनके विषय में सब कुछ भूल गए। ठीक है, अब देखो इसके थोड़ा कहानी पढ़ रहे हैं। भूल गए, जब लोगों ने इस क्षेत्र में शताब्दी बाद रहना आरंभ किया तब ये नहीं समझ पाए थे कि यहाँ बाढ़ या मिट्टी के कटाव के कारण अथवा स्रोत की जुताई के कारण या फिर खजाने के लिए खुदाई के समय यदा कदा धरती पर सतह पर आने वाली अपरिचित वस्तुओं को क्या अर्थ लगाया जाए। मतलब यहाँ पर जो खेती करने वाले लोग थे, कई वर्षों बाद जब सभ्यता दब चुकी थी तो यदा कदा उन्हें कुछ मूर्ति मिल जाती, ईंट वगैरह पत्थर मिल जाते, तो वो आश्चर्य नहीं होते थे। उन्हें पता ही नहीं था ये क्या है। वो समझते थे कि ऐसे ही देवी देवताओं मतलब कुछ मिल गया है। ठीक है, चलो देखो अब कनिंगम का क्या भ्रम था। देखो कनिंगम के बारे में बता दूं कि कनिंगम को एक मोहर मिली। देखो कनिंगम को एक मोहर प्राप्त हुई, यहाँ से अज्ञात मोहर प्राप्त हुई। ठीक है, तो उसने क्या किया था कि कनिंगम को यहाँ से एक मोहर मिली और उसने बता दिया कि सभ्यता की खोज कितने वर्षों पहले हुई होगी। ठीक है, तो उसने ऐसा बताने की कोशिश की। चलो, जब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल कनिंगम, क्वेश्चन फर्स्ट बन गया है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर कौन थे? जनरल कनिंगम ने 19वीं शताब्दी के मध्य में पुरातत्व उत्खनन आरंभ किए। उन पुरातत्व अपने अन्वेषणों के मार्गदर्शन के लिए लिखित स्रोतों का प्रयोग अधिक
पसंद करते थे, मतलब ये लिखित स्रोत अधिक पसंद करते थे। यहाँ तक कि कनिंघम की मुख्य रुचि भी आरंभिक ऐतिहासिक तथा उसके बाद के कालों से संबंधित पुरातत्व में थी। आरंभिक बस्तियों की पहचान के लिए उन्होंने 4वीं से 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बीच उपमहाद्वीप में आए चीनी बौद्ध तीर्थयात्री द्वारा छोड़े गए वृत्तांतों का प्रयोग किया। कनिंघम ने अपने सर्वेक्षणों के दौरान मिले अभिलेखों का संग्रहण, प्रलेखन तथा अनुवाद भी किया। उत्खनन के समय वे ऐसी पुरावस्तु को खोजने का प्रयास करते थे जो उनके विचार में सांस्कृतिक महत्व की थी। यानी कि इन्होंने जो इस सभ्यता का कालखंड बताने की कोशिश की, तो जो चीनी यात्री आए थे 5वीं से 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, 5वीं से 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में उनके वृत्तांतों का प्रयोग किया। उन्होंने जो ग्रंथ लिखे उनका प्रयोग किया, लेकिन यह सभ्यता तो उनसे भी काफ़ी वर्ष पहले पुरानी थी। ठीक है, तो वो क्या है, लिखित वस्तुओं में अधिक विश्वास करता था और वो सांस्कृतिक वस्तुओं को ढूंढने के प्रयास करता। सांस्कृतिक मतलब धार्मिक या कल्चरल जो वस्तु हैं उनको। ठीक है, हड़प्पा जैसे पुराने स्थलों से जो चीनी तीर्थ यात्रियों की यात्रा कार्यक्रम का हिस्सा नहीं था और जो एक आरंभिक ऐतिहासिक शहर नहीं था, कनिंघम ने अन्वेषण के ढांचे के उपयुक्त नहीं बैठता था। इसलिए हालांकि हड़प्पाई पुरावस्तु 19वीं शताब्दी के कभी कभी मिलती थी और इनमें से कुछ तो कनिंघम तक पहुंचती थी, फिर भी यह समझ नहीं पाया कि पुरावस्तु कितनी प्राचीन थी। यानी कनिंघम का क्या भ्रम था और कनिंघम इसके बारे में स्पष्ट क्यों नहीं कर पाया, ये पहला बनता है। तो देखो, सबसे पहला ये है कि उन्होंने वृत्तांतों का प्रयोग किया 4वीं से 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में आए जो चीनी यात्रियों का। दूसरा कि वो हड़प्पा जैसी शहरों के बारे में बता रहे थे, वो चीनी तीर्थ यात्रियों का यात्रा स्थल थे ही नहीं, लेकिन फिर भी उनकी स्पष्ट करने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, और तीसरा, एक अंग्रेज ने कनिंघम को हड़प्पाई मोहर दी। उन्होंने मोहर पर तो ध्यान दिया, पर उन्होंने उस एक ऐसे कालखंड में दिनांकित करने का असफल प्रयास किया। उन्होंने उस मोहर को चीनी तीर्थयात्रियों के समय काल में बांटने का कोशिश किया। ठीक है, ऐसा इसलिए था क्योंकि कई और लोगों की तरह उनका भी मानना था कि भारतीय इतिहास का प्रारंभ गंगा की घाटी में पनपे पहले शहरों के साथ हुआ है। वो और लोगों के साथ मानते थे कि उन भारतीय इतिहास का प्रारंभ कहाँ से हुआ है, गंगा की घाटी से, लेकिन ऐसा नहीं है। भारतीय इतिहास का प्रारंभ कहाँ से हुआ है, सिंधु नदी के तट से माना जाता है। ठीक है, फिर एक नवीन प्राचीन सभ्यता की खोज, यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता है और मोहनजोदड़ो सभ्यता के बारे में कैसे खोज हुई थी, इसके बारे में बताने का कष्ट यानी कि प्रयास करेंगे। देखो, कालांतर में 20वीं शताब्दी के आरंभिक दर्शों में दयाराम साहनी ने, किसने, दयाराम साहनी जैसे पुरातत्व ने हड़प्पा में मोहर खोज निकाली, जो निश्चित रूप से आरंभिक ऐतिहासिक स्तरों में कई और अधिक प्राचीन स्तरों में थी। अब इनके महत्व को समझे जाने लगा। एक अन्य पुरातत्व राकलदास बनर्जी ने हड़प्पा से, देखो यानी कि देखो, दयाराम साहनी ने तो हड़प्पा शहर खोजा। ठीक है, और फिर हमारे जो राकलदास बनर्जी थे उन्होंने मोहनजोदाड़ो शहर की खोज की। ठीक है, ये खोज का मतलब इन्होंने वहाँ से मोहरें प्राप्त की। मोहरों का प्राप्त करने का मतलब उन्होंने उन शहरों को खोज लिया। इन्हीं खोजों के आधार पर 1924 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल जॉन मार्शल ने पूरे विश्व में समक्ष सिंधु घाटी में एक नवीन सभ्यता की खोज की घोषणा की। ठीक है, जैसा कि एस.एन. राव ने अपनी बुक द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी में लिखा है कि मार्शल ने भारत को जहाँ पाया था उसने उससे 3000 वर्ष पीछे छोड़ा। इसका मतलब मार्शल ने भारत को 3000 वर्ष पीछे पहुँचाया, 3000 वर्ष पीछे तक पहुँचा दिया। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये कुछ है, इसको पढ़ लेना। इसमें जॉन मार्शल, राकलदास बनर्जी और राकलदास बनर्जी, जॉन मार्शल और दयाराम साहनी के बारे में बताया गया है। तो दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की, राकलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की और राकलदास बनर्जी ने पूरे विश्व के समक्ष सिंधु घाटी सभ्यता की खोज का ऐलान किया, जिससे एस.एन. राव ने अपनी पुस्तक द इंडियन आर्कियोलॉजी में स्पष्ट किया है कि जो जॉन मार्शल ने, उन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप को 3000 वर्ष पीछे छोड़ा। ठीक है, आज हमारा चैप्टर यहीं पे लगभग समाप्त होता है। बाकी आगे आप इसको पढ़ सकते हो। नई तकनीकी का प्रश्न ये कुछ खास नहीं है, आप पढ़ोगे इनमें से लगभग प्रश्न भी कम आते हैं। ठीक है, अतीत के बारे में आप इसको पढ़ने की खुद ही कोशिश करना। ठीक है, ये कुछ ज़्यादा नहीं है, आप सिंपल चीज़ें हैं, फिर इसको भी पढ़ लेना। ठीक है, यहाँ पर ये कुछ मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं, इन्हें कुछ खेल या सच माना गया। ठीक है, ऐसा पारसा जैसे खेल के रूप में माना गया है। फिर हम बात करें, ये एक मूर्ति प्राप्त हुई है जिसे देवी की संज्ञा दी गई है, और एक आदि शिव की मूर्ति प्राप्त हुई है जिसमें शिव की आकृति में बैठी हुई फिर उसको दर्शाया गया है, जिसके चारों तरफ पशुओं को अंकित किया गया है। ठीक है,
तो ये धार्मिक व्याख्यान को बता दिए, किसको बता दिए, धार्मिक व्याख्यान को। इसको भी स्वयं पढ़ने की कोशिश करना, ठीक है। चलो, अतीत की खोज ये आपको बता दी। तो मैं चाहता हूँ कि आप वीडियो को पूरा देखें और किताब को अपने आप स्वयं पढ़ने की कोशिश करें। अगर आपको समझ नहीं आए तो मेरी वीडियो को एक बार दोबारा देखने का प्रयास करें। मैं आप अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना और मेरी और वीडियो प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना। धन्यवाद एंड नमस्कार।